हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब परिवार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान का 5वां अध्याय। 5वां अध्याय क्या है? दैनिक जीवन में रसायन। ये इसका 5वां भाग है। 4 भाग हमने पूरे कर लिए हैं। 4 भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको RBSC विज्ञान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। इस भाग में हम देखेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में। साबुन की बात करें तो साबुन हम सबको पता है कि नहाने के प्रयोग में आता है, और अपमार्जक जो कपड़े धोने का साबुन होता है या फिर जो सर्फ होता है उसको अपमार्जक बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा में डिटर्जेंट का मतलब होता है स्वच्छ करना किसी भी चीज़ को, टू वाइप क्लीन, स्वच्छ करना। तो डिटर्जेंट का काम होता है किसी भी चीज़ को स्वच्छ करना। तो अपमार्जक का हमको पता है कि कपड़ों को स्वच्छ करता है, जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते ही हैं। अब हम समझेंगे कि साबुन और अपमार्जक बनते कैसे हैं। साबुन और अपमार्जक बनने के लिए हमें वसा अम्लों की जरूरत होती है। कौन से अम्ल? वसा अम्ल। वसा अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या अधिक हो। लगभग इसमें 12 से लेकर 18 तक कार्बन हो सकते हैं। वसी अम्ल क्या होते हैं? वसा अम्ल क्या होते हैं? जिनमें कार्बन की संख्या बहुत अधिक हो, लगभग 12 से लेकर 18 तक। तो साबुन बनाने के लिए हमको जरूरत किसकी है? वसा अम्लों की। ठीक है। अब वसा अम्ल के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे ओलिक अम्ल होते हैं या फिर स्टेरिक अम्ल होते हैं। ये सब क्या है? वसा अम्लों के एग्जाम्पल हैं। स्टेरिक अम्ल हो गया, स्टेरिक अम्ल, ठीक है। ओलिक अम्ल हो गया, ओलिक अम्ल। तो ये सब क्या है? वसी अम्ल के उदाहरण है। इनमें कार्बन की संख्या बहुत अधिक होती है। अब कार्बन की संख्या से क्या तात्पर्य है? जब आप कार्बन का चैप्टर पढ़ेंगे 8वां, तो उसमें कार्बन की संख्या क्या होती है कि कार्बन बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं श्रृंखला में। ये C का मतलब है कार्बन। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो लगभग 12 से 18 कार्बन किसी श्रृंखला में जुड़े हो तो एक वसीय अम्ल का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे कार्बन जुड़ जाते हैं तो एक चेन श्रृंखला बनाते हैं, और उसी श्रृंखला को हम वसीय अम्ल बोलते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि ऐसे वसीय अम्लों में कार्बन की संख्या लगभग 12 से लेकर 18 तक हो सकती है। तो वसा अम्ल से हमको साबुन बनाना है, तो वो कैसा बनेगा? वसा अम्लों की अभिक्रिया अपन कराते हैं लवणों से। अब यहाँ पे एक शब्द आता है लवण। लवण क्या होता है? लवण बनता है अम्ल और क्षार की क्रिया से। हमने इस चैप्टर में पहले ही देख चुके हैं कि लवण क्या होता है। जब अम्ल और क्षार क्रिया बंद करते हैं तो लवण बनता है। तो यहाँ पे वसा अम्ल के लिए लवण कौन से लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH या KOH। इस तरह के लवणों की यहाँ पे आवश्यकता है। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है? K किसको बताता है? पोटेशियम को। तो ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो वसी अम्लों की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है साबुन। और इसी पूरी प्रक्रिया को, वसी अम्ल को लवण के साथ गर्म करने पर जो साबुन प्राप्त होता है, इसी अभिक्रिया को या इसी प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं साबुनीकरण। तो कोई पूछे कि साबुनीकरण क्या होता है? कि वसा अम्लों को जब हम लवणों, कौन कौन से लवण हो सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जल में डाल के गर्म करते हैं, तो इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें साबुन का निर्माण होता है। अब नीचे अभिक्रिया भी लिखी हुई है, देखो। ये तो अम्ल हो गए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। अब इसको हम यहाँ से बीच में से तोड़ दें, तो यहाँ से जो OH वाला भाग है, क्योंकि 3 लगा हुआ है आगे, तो एक OH तीनों के साथ जुड़ जाएगा। तो CH2 के बाद OH, यहाँ पे देखो
CH2 के बाद OH, CH के बाद OH और CH2 के बाद OH। ठीक है, इसको मैं ऊपर बता दूं, इसको पूरे को मिटा रहा हूँ। ये CH2, CH और CH2 है। ठीक है, फिर क्या लगा हुआ है COOR। ये इस तरह नहीं लगता, ये लगता है C डबल बॉन्ड OR। CH2 CH CH2 मैंने लिख दिया, C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OR और C डबल बॉन्ड OR। ये COR इस तरह से जुड़ा होता है। अब अपन इसकी NaOH से अभिक्रिया करा रहे हैं, 3 NaOH, तो 3 लिया है तो 3 OH है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से तोड़ दो, इसके पीछे क्या लगा दो, CH2 के पीछे OH, इस CH के पीछे भी OH और इस CH2 के पीछे भी OH, तो 3 OH आ गए। और जो Na वाला भाग है इसके साथ जुड़ जाएगा, RCOONA, तो RCOONA प्लस में RCOONA बन जाएगा। तो इसको तो बोलते हैं साबुन, RCOONA को, और इसको बोलते हैं, जो दूसरा एक और उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। और इस पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि इसमें साबुन बना है, इसलिए इसको बोलते हैं पूरी प्रक्रिया को साबुनीकरण प्रक्रिया। फिर से याद दिलाता हूँ, वसीय अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया तो साबुन का निर्माण हुआ। ये गर्म करने का चिन्ह होता है विज्ञान में। किसी भी रासायनिक समीकरण के गर्म करने का दर्शाना हो तो उसके नीचे ऐसे त्रिभुज बना दो। तो वसीय अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लवण के साथ अभिक्रिया कराने पर, गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है, और अन्य उत्पाद ग्लिसरॉल भी साथ में बनता है। इस क्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ से तोड़ के OH जोड़ दो और Na इसके पीछे जोड़ दो, RCOONA। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने समझ ली कि भाई ये उच्च अम्लीय अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साबुन और ग्लिसरॉल यहाँ पे बन चुका है। अब साबुन और ग्लिसरॉल तो यहाँ पे बन गया, ये चीज़ तो हमने समझ ली। ठीक है सर, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो साबुन है, साबुन और एक और है अपमार्जक, जो अपन ने पढ़े अभी। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर यह है कि साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं देता है। साबुन कठोर जल में काम करना बंद कर देता है, जबकि इसलिए फिर अपमार्जक बनाए गए, जो अपमार्जक क्या करते हैं, कठोर जल में भी झाग उत्पन्न कर देते हैं और कपड़े की सफाई हो जाती है। तो कठोर जल का क्या मतलब है? ऐसा जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं, उस जल को कठोर जल कहते हैं। ऐसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, Ca क्या बता रहा है, कैल्शियम, कैल्शियम, Mg क्या बता रहा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो ऐसा जल जिसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन उपस्थित रहते हैं, उस जल को कठोर जल कहते हैं, और उस जल में साबुन झाग नहीं देता है। तो इसलिए हम वहाँ पे अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न ये भी आ सकता है, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मुख्य अंतर क्या हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है, केवल मृदु जल में झाग देता है। मृदु जल, मृदु जल मतलब ऐसा जल जो कठोर नहीं है। ठीक है, और अपमार्जक कठोर जल में आसानी से झाग दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपमार्जक है, कठोर जल में झाग दे रहा है, तो ये मृदु जल में भी दे देगा, तो ये दोनों में झाग दे देता है, कठोर और मृदु में। जबकि साबुन केवल मृदु जल में ही झाग उत्पन्न करता है और किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी कपड़े को साफ कर सकता है। तो उसके लिए अपमार्जक का निर्माण हुआ। अपमार्जक में अंतर यह है कि अगर अपमार्जक की हम बात करें, अपमार्जक या फिर डिटर्जेंट, डिटर्जेंट की बात करें तो इसमें अंतर यह है कि जिस तरह यहाँ पे RCOONA बन रहा था, यहाँ पे हम कार्बन की जगह, ये जो COO है, इसकी जगह हम ले लेते हैं सल्फेट, ROH
SO3 माइनस Na। ठीक है, इस तरह के हम यहाँ पे इस क्रिया में, जैसे यहाँ पे C था, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप था, तो यहाँ उसकी जगह हम सल्फेट ले लेते हैं, एल्किल सल्फेट, या फिर बेंजीन ले लेते हैं। तो हमको बस याद रखना है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया पूछी भी नहीं जाएगी, बस अपन को याद रखना है कि किस तरह के सोडियम सल्फेट को हम यहाँ पे लेते हैं। ये क्या है, सोडियम, R एल्केन ग्रुप होता है तो एल्किल सल्फेट। बस याद करना है कि RCONN नहीं है, यहाँ पे ROSO3Na है। ये तो सल्फेट हो गया, ये सोडियम हो गया, ये एल्किल हो गया, तो सोडियम एल्किल सल्फेट। ठीक है, इस केस में C6H5 बेंजीन है, R एल्किल है। ठीक है, तो इसमें एल्किल बेंजीन सल्फोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो दो अपमार्जक मैं यहाँ लिख देता हूँ। कौन कौन से अपमार्जक है? पहला है सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट, 2-3 बार दोहराओ, सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट, तो याद हो जाएगा। तो सोडियम सल्फेट और यहाँ पे एल्किल ग्रुप RSO3Na। अगला है सोडियम एल्किल बेंजीन, बेंजीन, और ये है सल्फोनेट। तो यहाँ पे R, फिर बेंजीन आ जाएगा, ये बेंजीन है C6H5, इसका नाम है बेंजीन, फिर SO3 और Na। ठीक है, ये सोडियम है ही, सोडियम सबके आगे लगा हुआ है, फिर एल्किल सबके आगे लगा हुआ है RR। ठीक है, सल्फेट ये रहा, सल्फेट ये रहा SO3, और इसमें बेंजीन अलग से, तो बेंजीन लिखते हैं। तो ये दो तरह के अपमार्जक हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपमार्जक के रूप। अब यहाँ पे होता क्या है कि अपमार्जक क्या करता है, हमने बताया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं उनसे क्रिया करता है। तो ये सोडियम, जब ये सोडियम निकल के जब इनसे क्रिया करेगा तो ये जो है सल्फेट वाला समूह, इसके साथ कैल्शियम यहाँ जुड़ जाएगा, तो कैल्शियम के साथ भी ये झाग दे देगा। दोबारा समझो इस चीज़ को, ROSO3Na है। ठीक है, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कपड़े धोने के लिए, ये है अपना अपमार्जक। अब मान लो कठोर जल है, तो कठोर जल में कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम का आयन है, मैग्नीशियम का आयन भी है। तो इसमें अभिक्रिया क्या होती है कि जब इसको पानी में डालते हो तो कैल्शियम आयन यहाँ के सोडियम को हटा देता है, यहाँ पे कैल्शियम आयन आ जाता है। तो जब ये बन जाएगा तब भी ये झाग दे देगा। जबकि साबुन के केस में अगर यहाँ कैल्शियम जुड़ जाएगा, RCOO, यहाँ पे Na की जगह कैल्शियम जुड़ जाएगा, तो ये कठोर जल में झाग नहीं देता है साबुन, जबकि ये कठोर जल में भी झाग दे देगा। ये इसका फ़ायदा होता है क्योंकि यहाँ पे सल्फेट जुड़ा हुआ है, तो सल्फेट कठोर जल में आसानी से झाग दे देता है, जल में घुलनशील होता है। ये सल्फेट, ये सल्फोनेट जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने सल्फेट या सल्फोनेट का प्रयोग किया है ताकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इससे आके जुड़े, तब भी ये जल में झाग दे दे और एक अच्छे अपमार्जक की तरह कार्य करे। तो ये तो पूरी रामायण राम कथा हो गई कि भाई साबुन कैसे बनता है, अपमार्जक और साबुन में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण केवल साबुन वाला पार्ट है। साबुनीकरण पूछेगा, साबुनीकरण की अभिक्रिया हमने देख ली अच्छे से, वो पूछेगा। अगर अपमार्जक पूछता है तो उसके लिए भी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्या क्या होता है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है सब। अगली बात करते हैं, साबुन से शोधन क्रिया कैसे होती है। साबुन से हम कपड़े कैसे धोते हैं, किस तरह का यहाँ पे कार्य होता है, वो हम सब देखेंगे। अब हमने देखा कि RCOONA क्या है, साबुन है। अब R को मैंने कहा था कि कार्बन की श्रृंखला होती है। साबुन बनाने के लिए हमने बोला था कि वसी अम्ल होते हैं, वसी अम्ल में कार्बन की संख्या 12 से 18 तक हो सकती है। तो ये जो R है, इसको यहाँ पे हमने
C17H35 लिख दिया। क्यों लिख दिया है? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 17 है जो 12 से 18 के बीच में है। तो ये किसको बता रहा है? एक साबुन को बता रहा है, क्योंकि R बहुत लंबी श्रृंखला होती है तो ये बहुत लंबी श्रृंखला है। ठीक है, तो ये एक साबुन है। जब इसको पानी में डालेंगे तो ये कैसे टूटेगा? RCOO Na+। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, RCOO Na। जब पानी में डाला तो RCOO- और Na के साथ प्लस। इस तरह से ये आयन में विभाजित हो जाता है। अब यहाँ पे ये आयन तो फ्री हो गया। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से देखें तो ये R क्या है? कार्बन की श्रृंखला है। तो R को मैं कार्बन की श्रृंखला को ऐसे श्रृंखला बना दी मैंने एक, और यहाँ पे COO- लगा दिया। इस R को मैंने इस पूरी श्रृंखला बना दी। ठीक है, दोबारा देखो, इस R को मैंने इस तरह श्रृंखला बना दी ये पूरी। ठीक है, और लास्ट में ये जो COO- है यहाँ पे लगा COO-। तो पानी में डाला हमने साबुन को तो इस तरह का प्रदर्शित हुआ, आयनों में टूट गया, RCOO- और Na+ में। अब यहाँ पे हम इस भाग को बोलते हैं ध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग क्यों बोला? क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, एक ध्रुव बन गया, क्योंकि ऋणात्मक आवेश आ रहा है इसलिए इसको ध्रुव नाम दिया। और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, क्योंकि ये लंबी श्रृंखला है तो इसको हमने बोल दिया हाइड्रोकार्बन वाला भाग। हाइड्रोकार्बन वाला भाग, क्योंकि इसमें R है और R में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है। अब इसको हम पूंछ भी बोलते हैं, क्योंकि ये लंबी सी श्रृंखला है इसलिए इसको पूरी को क्या बोलते हैं? पूंछ। ठीक है, इसको पूंछ बोलते हैं। अब ये जो पूंछ वाला भाग है ये होता है जल विरोधी। जल विरोधी क्या होता है? जल विरोधी। जबकि ये वाला भाग है ये जल में घुलनशील होता है, जल स्नेही। जल स्नेही का क्या मतलब होता है? जल में घुलनशील। जल विरोधी मतलब जल में घुलनशील नहीं होता। अब जब ये जल में घुलनशील नहीं है तो ये किस में घुलनशील है? गंदगी में। गंदगी में घुलनशील। ठीक है, ये वाला भाग किस में घुलनशील है? गंदगी में। ठीक है, तो हमने क्या किया? दोबारा मैं पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। हमने साबुन को पानी में डाला, हमको कपड़े धोने, कपड़े के धोने की बाल्टी में डाला। तो पानी में डालते ही ये जो साबुन है जिसको हम RCOO- है ये टूट जाता है माइनस और प्लस में। अब इस वाले भाग को हमने उठाया, इस कार्बन श्रृंखला को लंबी श्रृंखला बना दी इस तरह की, और पीछे COO- लगा दिया। इसको तो ध्रुवीय भाग बोला क्योंकि ध्रुव है, इस पर ऋणात्मक आवेश है। इसको पूंछ वाला भाग बोला, जिसको हाइड्रोकार्बन भाग का नाम दिया क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो पूंछ वाला भाग ये जल विरोधी होता है, और जो ध्रुवीय वाला भाग होता है वह जल स्नेही होता है। जल स्नेही मतलब जल में घुलनशील, और जल विरोधी मतलब जल में अघुलनशील। तो ये किस में घुलनशील है? गंदगी में, ना कि जल में। जल में घुलनशील नहीं है, जल का तो विरोधी है, पर गंदगी में घुलनशील है। अब यहाँ पे प्रक्रिया क्या होगी वो हम देखते हैं। ठीक है, अब मान लो हमने बाल्टी में कपड़ा डाला जो गंदा है, तो ये पूंछ वाला भाग तो गंदगी में घुलनशील है, तो ये उस गंदगी से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो पूंछ वाला भाग है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, ये तो गंदगी में घुलनशील है, तो उस कपड़े में जो गंदगी है जो हमने बाल्टी में डाला साबुन के साथ, उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ गया। मान लो ये बाल्टी है, इस बाल्टी में हमने कपड़ा डाल दिया, यहाँ पे इस कपड़े में गंदगी है, तो ये पूंछ वाला भाग उससे जाके जुड़ गया, और COO- वाला भाग ऊपर रहा क्योंकि पानी में घुलनशील है। ऐसे बहुत सारे साबुन इससे आके जुड़ जाएंगे, COO-, इस तरह से COO-, ये पूंछ वाला भाग आगे गंदगी से जुड़े क्योंकि गंदगी में घुलनशील है।
तो इस गंदगी से के साथ घुल के ये गंदगी को कपड़े की निकाल देता है और पूरी बाल्टी में एक फूल की तरह आकार बनता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पता चलता है। तो इसी श्रृंखला को, इसी संरचना को हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। तो प्रश्न आता है मिसेल क्या होता है? मिसेल जब प्रश्न आएगा तो पूरा हमको समझाना पड़ेगा कि जब पानी में साबुन को डाला तो वो माइनस और प्लस में टूट गया। जो माइनस वाली श्रृंखला थी उसमें हाइड्रोकार्बन वाला भाग तो जल विरोधी होता है तथा गंदगी में घुलनशील होता है, तो वो गंदगी से जाके जुड़ जाता है और उसमें घुल के गंदगी को निकाल देता है। जबकि बाकी का जो भाग होता है, जो ध्रुवीय भाग है, वो जल में तैरता रहता है। इसलिए जो श्रृंखला बनती है उस संरचना को हम मिसेल कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है मिसेल की। आई बात समझ में? ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। क्या हो सकता है कि ये गंदगी है, ये कपड़ा है जिसमें गंदगी लगी हुई है। हमने साबुन की बाल्टी में इसको डाला तो इससे पूंछ वाला भाग आके जुड़ गया और O- वाला भाग बाहर रहा। तो इस तरह की श्रृंखला बनेगी। तो इस तरह की श्रृंखला बनेगी, इसी को क्या बोलते हैं हम? मिसेल। क्या नाम देते हैं इसको बच्चों? मिसेल। आया समझ में? क्योंकि ये इस तरह की श्रृंखला थी COO-, तो ये तो ध्रुवीय भाग है, ये पूंछ वाला भाग है जिसको हाइड्रोकार्बन वाला भाग भी कहते हैं। तो ये गंदगी में घुलनशील होता है, तो गंदगी में घुलनशील होता है तो गंदगी से जाके ये जुड़ जाता है, गंदगी से आके ये जुड़ जाता है और ये वाला भाग पानी में तैरता रहता है ऊपर, क्योंकि ये जल स्नेही है, जल में घुल जाता है। तो इस तरह से संरचना बनती है, उसको हम मिसेल संरचना कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये संरचना बनती है। अगर इसको और भी वाइड लेवल पे मैं आपको बताना चाहूँ कि मान लो एक अपने जो अध्याय है उसमें एक और डायग्राम है कि जैसे मान लो एक कपड़ा है, इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कपड़े पे चिकनाई होती है, गंदगी क्या होती है? चिकनाई होती है। तो जब इसमें साबुन हमने डाला तो उस चिकनाई से क्या किया? उस चिकनाई के आसपास साबुन आके जुड़ गया इस तरह से। ठीक है, तो इस चिकनाई को यहाँ से निकाल देगा। तो इसी तरह जो श्रृंखला बनाएगी वो मिसेल की श्रृंखला बनेगी, जब इसको चारों तरफ से साबुन घेर लेगा और निकाल देगा। तो मैंने बता ही दिया कि कपड़े के आसपास गंदगी है, तो गंदगी को निकालने के लिए जो संरचना तैयार होती है वो क्या होता है? मिसेल का निर्माण होता है। उस संरचना को हम मिसेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही इसमें बात समझने वाली थी कि मिसेल क्या होता है। तो ये अंतिम भाग था 5वां अध्याय का। इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर ट्राई कर सकते हैं जितना भी अपन ने पढ़ा है इस पार्ट में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे प्रश्न बहुत आसान हैं और बहुत आराम से हो जाएंगे। जब आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे ये सब लेक्चर देखने के बाद, तो बहुत जल्दी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।